बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, माजी में जब दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दीगर अपोजिशन के साथ मिलकर एक फोरम पर इकट्ठी हुई और उसका नाम PDM रखा गया, तो उस वक्त ये ख्याल किया गया कि यकीनी तौर पे अपोजिशन की तमाम जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना हुकूमत को टफ टाइम इस लिहाज से भी देगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाने में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, उस पर ज़्यादा तवज्जो दे पाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस PDM के फोरम से अलग हुई, साथ ही ANP भी अलग हुई, उस वक्त हमने देखा कि जो बयानात आए और जिस तरीके से एक दूसरे पर तनकीद की गई वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली गई और यहाँ तक कि दोनों जमातों को एक दूसरे पर यह शक होने लगा कि कहीं ना कहीं ये जमातें जो हैं वो किसी किस्म की कोई डील की तलाश में है। और ऐसे बयानात भी आए जहां पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि किस जमात की कहां पर किससे मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज जो लाहौर में जिस तरीके से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को और बिलावल साहब को खाने पर मदऊ किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। वाहिद जो मकसद बताया गया इस मुलाकात का वो यही था कि इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत को घर भेजना है, अवाम को उनके मसाइल से इस हुकूमत के घर जाने पर ही निजात मिल सकती है। फिर आपको ये याद है कि दोनों जमातें अपनी अपनी लॉन्ग मार्च की तारीख़ों का ऐलान कर चुकी हैं। 23 मार्च को PDM की लॉन्ग मार्च है, इस्लामाबाद वो आ रहे हैं और 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंच रही है। ये भी यहाँ पर सजेशन आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज की मीटिंग के अंदर कि इन दोनों लॉन्ग मार्चेस की डेट एक हो जानी चाहिए, जिसपे थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब का रद्द-ए-अमल भी आया है। उनका ये मानना है कि तारीख़ हमें बिल्कुल भी तब्दील नहीं करनी चाहिए, जो लॉन्ग मार्च की हमारी तारीख़ है उसी पर हमें इस्लामाबाद जाना चाहिए। फिर आज एक और जो अहम फैसला इस मीटिंग में किया गया, गो कि वो नया नहीं है, वो वही फैसला है जो पिछले कोई 1.5-2 साल से हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी अपोजिशन जमात आगे नहीं बढ़ी, किसी ने भी कोई स्टेप नहीं उठाया और वो तहरीक अदम एतमाद का है। हमने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, आपको याद होगा जब ये PDM बनी थी 2020 में, तब ये तजवीज़ उनकी थी कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लेकर आए CM साहब के खिलाफ। बाकी जमातें नहीं मानी, खुसूसी तौर पर नून लीग नहीं मानी। फिर स्पीकर साहब के खिलाफ, असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए, ये भी हम सुनते हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे, ये भी अपोजिशन का दावा रहा है। फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, लेकिन वो भी हमने सिर्फ और सिर्फ दावे की हद तक ही देखा है, उस पर भी अभी तक अमल नहीं हुआ। तो आज भी एक बार फिर से ये बात की गई कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव होगी और दोनों जमातों ने ये भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने MPs, कितने MNAs उनकी लीडरशिप के साथ राब्ते में है। तो आज तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगले साल वैसे ही जनरल इलेक्शन है, इस हुकूमत की 5 साला मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में ये दो बड़ी अपोजिशन की जमातें मिलकर अब किस तरीके से इस हुकूमत को टफ टाइम देने का सोच रही हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। हमारे साथ सैयदा शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सूबाई वज़ीर सिंध हैं। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपका। और हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत के। हसन खावर साहब आपका भी शुक्रिया। राना साहब, पहला सवाल तो आप ही से, क्योंकि आज जितनी भी चीज़ें या जितने भी ऐलानात किए गए या जिस तरीके से भी ये बताया गया बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आज हमने इस चीज़ पर गौर किया है, उसमें कोई भी एक ऐसी तजवीज़, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि हमने पहली बार सुनी हो। माजी में वही चीज़ें हुई और आज वो दोहराई गई। सो आज इस मीटिंग का वाहिद मकसद, ऑब्जेक्टिव, अगर मैं आपसे सुन सकूँ, आपसे जान सकूँ, तो वो क्या था? देखिए सादिया, कुछ देर से PDM से जब से पीपल्स पार्टी अलहदा हुई है तो पार्लियामेंट के अंदर तो हम इकट्ठे होते हैं और सारा सिलसिला चलाते हैं, जो बिजनेस का हाउस का बिजनेस होता है।
लेकिन जहाँ तक दूसरी मूवमेंट का तल्लक है, वो जो इस प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने करना था, मार्च करना था, फिर धरने देने थे, रिजर्वेशन देने थे, जी वो उससे आके बात रुक गई जब पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि अब इत्मीनान पे पहले जाना चाहिए और इस्तीफे या धरने वगैरह बाद में देखा जाएगा या नहीं किए जाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक ऑप्शन पहले एक्सरसाइज किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज की मुलाकात से वो जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उसको आगे ख़त्म करके आगे चलने में एक मदद मिलेगी, क्योंकि अब जो बात ज़्यादा जिस पे फोकस हो रहा है वो ये है कि लॉन्ग मार्च तो है ही, मोबिलाइजेशन है जो करनी है पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी और हमने 23 मार्च की दी है, लेकिन ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस पे फोकस करना है। मेरा हाल उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त है और उसमें डिस्कस करना है कि किस तरह उसको कामयाब कराया जाए, क्योंकि कुछ लोग पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, पीटीआई के, कुछ हमारे साथ राब्ते में हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब सारे पहले इकट्ठे होंगे तो फिर उसके बाद वो लोग भी वो आल्दो कि वो पीटीआई के खिलाफ जाना चाहते हैं, लेकिन पहले हम जो जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो तो सारे इकट्ठे हों, उनको नजर आए कि वाकई हम और तमाम सिंसियरिटी के साथ तमाम लोग इकट्ठे हैं। राइट। अच्छा, और ये बड़ा इसको आगे लेके चलना है। ये मैं ऑब्वियसली इस पे बात भी करूंगी। आज फिर से ये रिपीट किया गया कि हमारे साथ, आपने जैसे भी बात की, आज वहां पर भी ये बात हुई कि दोनों जमातों ने कहा, शैला साहिबा, कि हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग राब्ते में हैं। आपको याद होगा कि दोनों जमातों की तरफ से यही दावा उस वक्त भी किया गया था जब स्टेट बैंक का बिल जो है वो आया था पार्लियामान के अंदर, या इससे पहले जो मिनी बजट था उस बिल को लेकर आए थे, तो दोनों जमातों ने ये क्लेम उनका था कि ये हम बासानी मुस्तरद कर देंगे क्योंकि हुकूमत के लोग खुद इसके हामी नहीं हैं। सो अब जिन मूव्स की बात हो रही है, तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, आपको लगता है कि हालिया जो एग्जाम्पल है हमारे पास सेनेट की, उसके बाद ये मुमकिन हो पाएगा? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये दो जमातों का मिलना इस वक्त, जबकि दोनों अपने अपने लाहे अमल का ऐलान कर चुकी हैं, ये बड़ा मायने रखता है। और इस बात में भी बड़ी जान है कि दोनों ने इस मुजाहरे को या इस्लाह अमल के ऊपर कंबाइन होने को भी कंसीडर किया और उस पर बात की। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि हमने भी ये देखा, और जब हम NA 133 में इलेक्शन लड़ रहे थे और मैं गई हुई भी थी वहाँ पे, कि PTI के काफ़ी लोग जो हैं वो राब्ते में हैं। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं असेंबली में जिसमें बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर दी जाती हैं, मैनेज कर दी जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, लोगों को ये समझ आ रहा है कि वो अपने हलके में जाएंगे तो वही सारे हशर होंगे जो कि मियांवाली में MPA का हुआ, मुख्तलिफ जगह पर या अभी परवेज़ खटक साहब ने भी एक कन्वेंशन बुलाया था, खाली कुर्सियाँ थी, अभी एक और कुछ इनका प्रोग्राम हुआ था। तो लोग जो हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है, हफ्तावार जो है वो महंगाई की शरह में इजाफा ही हो रहा है और लोग परेशान हाल हैं। तो लोगों ने क्या जवाब देना है अपने हलके में? तो उनका एक डिसीजन ज़रूर वो जाने से पहले ऐसा ले सकते हैं कि उनके अपने हलके में थोड़ी इज्जत हो जाए। तो बाकी ये है कि अगर एक स्पीकर के खिलाफ ये अदम लोगों के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर एक स्पीकर के खिलाफ सादिया, बस एक बात मैं कह रही थी। जी मुकम्मल करना। सादिया, मैं एक बात कहना चाह रही थी। मैंने एज डेप्यूटी स्पीकर 10 साल परफॉर्म किया है
एक डेप्यूटी, एक स्पीकर के खिलाफ वो स्पीकर जिसने ये हलफ लिया होता है कि वो अबव द पार्टी लाइन रहेगा और इक्वली सबसे बिहेव करेगा और हाउस के डेकोरम का ख्याल रखेगा, एक बाकायदा तहरीक अदम एतमाद आ जाए, बेशक वो पास न हो, मैं समझती हूँ स्पीकर की ये बड़ी बेइज्जती होती। अच्छा, ये बहुत बेइज्जती की बात होती है कि लोग समझते हैं कि आपने ओथ से इनहराफ किया। अदम एतमाद वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी आई थी, बट अगेन वही बात हुई थी कि नंबर के बावजूद वहाँ पे कामयाबी नहीं हुई थी अपोजिशन को। लेकिन एक शहला साहिबा आपने बड़ा जबरदस्त नुक्ता रेज किया और हसन खबर साहब सवाल भी आपसे यही है। शहला साहिबा कह रही हैं कि जिस तरीके से पार्लियामान में जो लोग आपके लोग शायद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं आपकी अपनी पॉलिसीज पर, वो चाहते भी हैं कि वो बिल्स जो आप मंजूर करवाना चाहते हैं उनके अगेंस्ट वोट करें। तो शहला साहिबा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो ऐसे बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करवा लिया जाता है कि ऑपोजिशन नाकाम वहां पर हो जाती है। और आपके अपने एमएनए आमिर लियाकत ऑन रिकॉर्ड है जब उन्होंने कहा कि हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं, और वो भी बड़े एहतमाम के साथ। सो वो उस जानिब इशारा कर रही हैं। लेकिन आज एक जमात कह रही है 20 एमएनएज हैं। ये पीएमएलएन ने कहा कि हमारे साथ राब्ते में पीपल्स पार्टी ने उससे भी ज्यादा नंबर बताया। तो आपको लगता है कि इलेक्शन के करीब करीब आपके अपने लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं? सादिया, देखिए बात यह है कि अगर आप आज की इनकी मीटिंग के जो बड़े पुरतकल्लुफ़ लंच के ऊपर हुई, ये कोई पहली दफ़ा अगर तो हुकूमत के शुरू के दिन होते और ये दोनों पार्टियां इकट्ठी आ रही होती तो इस तरह की एक प्रेजेंट्रीज होती, इंट्रोडक्टरी बातें होती। ये तो पहले इकट्ठे थे और पहले इकट्ठे होकर अब ये अलग हो गए और 2-3 वजह थी। आपको पता है कि इस्तीफों के ऊपर ये एक पेज पे नहीं थे। अब अगर ये इकट्ठे हुए थे तो लोगों की तवक्को थी कि कोई सॉलिड बात निकलेगी। देखिए 3-4 इनको आपस में बातें निकलती तो हम समझते कि ये किसी तरफ बात जा रही है। इस्तीफों की बात पहले भी थी कि ये देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। दूसरा ये है कि आपने सेनेट की तरफ इशारा किया, ये स्पीकर की बात करें, जिस हाउस के अंदर इनके अपने नंबर्स पूरे हैं वहाँ की तो ये बात करते नहीं है। तो ये देखना चाहिए ना इंसान को कि हमारे अपने पल्ले क्या है, बजाय कि ये कहें कि जी वो लोग राब्ता करे नहीं करे। तीसरा लॉन्ग मार्च का है, वो भी इनके अपने अपने हैं। वही तो कह रही है कि वो मैनेज करवा लिया जाता है, उसके हवाले से भी कोई बात नहीं हुई है। तो अपने तो खुद तो संभाल के रखे ना अपने जो नंबर्स हैं सेनेट के अंदर जो है। अगर मैनेज करवा लिया जाता है तो जो मैनेज होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर इनके अपने लोग मैनेज हो रहे हैं, ठीक है, सेनेट में इनकी मेजोरिटी है ना, इनके लोग जो समझते हैं मैनेज हो रहे हैं तो बताए ना कौन मैनेज कर रहा है, कौन हो रहे हैं, और उनके खिलाफ पार्टी का कार्रवाई करे, कार्रवाई पार्टी का डिसिप्लिन वीक है करे ना वीक मतलब। लेकिन देखिए ऐसे हवा में बात करना तो बड़ा आसान है कि मैनेज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर ये वाकई ये बात सच है, इनको पता है कौन लोग हैं, तो उन लोगों का नाम लाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई। इनको कौन रोकता है तो आप मुझे बताएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब बेसिकली आज की जो मीटिंग है वो ये शो करती है कि दोनों पार्टियों को एहसास हो गया कि हमारी दाल अकेले अकेले नहीं गल रही, कुछ मिलके बात करते हैं। इकट्ठे इसलिए नहीं हो रहे कि मुफादात आज भी अलग अलग हैं। जब तक वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे ये इकट्ठे नहीं होंगे। ये प्रेजेंटरीज एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि एक की गवर्नमेंट बनी हुई है सिंध में, वो नहीं चाहते गवर्नमेंट हाथ से जाए। दूसरे के हाथ में कुछ नहीं है, वो चाहते हैं कि जी कार्ड्स के डेक को शफल करें, फ्रेश इलेक्शन हो। दोनों के व्यूज फर्क है, तो इसलिए इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कोई सॉलिड बात उसमें से नहीं निकली। और ये लोग भी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि जी 3.5-4 साल हो गए, ठीक है। ये ऑपोजिशन अभी तक ये नहीं डिसाइड कर रही। ये तो मैंने भी स्टार्ट में सवाल यही सामने रखा था कि उसमें आखिर ऐसा नया क्या था। ये आपकी बात दुरुस्त है कि कोई नई चीज़ नहीं आई है उस मीटिंग में। वो बातें हमने जो माजी में सुनी है आज वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई गई हैं। बट राना साहब एक सवाल, अगर आपने हुकूमत को निकालना था, घर भेजना था, 18 में हुकूमत आई, तो अगर ऑपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी होकर या तो ये 19 में करती हैं या 20 में सितंबर में जब पीडीएम बनी थी एक फोरम पर इकट्ठी हुई थी, तो थोड़ी देर के लिए हुकूमत की तरफ से भी ऐसे पैगामात आना शुरू हो गए थे कि शायद कहीं ना कहीं, चले मैं कहती हूँ 1% चाहिए, उन्हें घबराहट शुरू हो गई थी या परेशानी शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब आप लोग अलग अलग हो गए और अब जब अगले साल इलेक्शंस हैं,
फिर से इस तरीके के बयानात आना। सो ये इलेक्शन कैंपेन तो हो सकती है, लेकिन अगर इसको ये आप लोग अवाम को बता रहे हैं कि हमारी इस जद्दोजहद से ये अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे या ये हुकूमत घर चली जाएगी, तो इस पे कैसे यकीन किया जाए? देखिए सादिया, बात आपकी दुरुस्त है। हम तो उस पर भी जब ये पीढ़ी तो हमने मूव किया था उसी तरफ जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमने एक प्लान जो था, और उसमें सारे सेक्रेटरी थे, जितनी पार्टियां हमारी थी उसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी भी, और नॉट बिलो सारे हेड्स जो थे उनके साइन थे, बिलावल साहब के थे, शहबाज साहब के थे, सबके। लेकिन मोबिलाइज किया लॉन्ग मार्च के लिए, फिर धरना, रिजनेशन, ये सारी बातें थी। और आज भी मैं कहता हूँ अगर उस प्रोग्राम पे अमल होता तो उस वक्त ये सस्टेन नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट गिर जाती। अगर वो पूरा कंप्लीट करते, वो जो फेजेस थे हमने 2-3 के मोबिलाइजेशन तक तो हम सारे इकट्ठे थे, कराची से शुरू किया, पेशावर तक गया, लंबी कहानी है। फिर लॉन्ग मार्च की बारी आई तो वहाँ पे पीडीएम के जब बैठे तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी वो हुई। अब इसमें मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता कि क्यों हुआ कि नहीं करना चाहिए था या क्यों किया, किसने किया, लेकिन असल में मकसद ये है कि एक दिन इस गवर्नमेंट का इस मुल्क के इस अवाम पे बारी है। आपको पता है, आपने भी जिक्र किया उसका, इनकी गवर्नेंस, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इनके तरीके का करप्शन जी, तो आम आदमी का जिस जगह जिन महकमों में वास्ता पड़ता है वहाँ पे ये हम बैठे हुए हैं। जहाँ आम आदमी का पंजाब में राब्ता वास्ता पड़ता है वहाँ पे इंतहा हो गई है। चेक कर लें, ये कुछ है ऐसे इनके तकलीफ दे बात है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम उस पर, इसलिए मैं कहता हूँ जो आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं कि वो पास हो जाती है और अदम आप करेंगे उसको कामयाब, लेकिन लेजिस्लेशन में इनके जो लोग हैं वो थोड़े से होते हैं कि यार लेजिस्लेशन से क्या असर होगा, वोट अगर ना देंगे तो कल को गवर्नमेंट तो इधर ही बैठी हुई है। ये एक हमारे इलेक्टोरल जो एक सिलसिला है उसका है, लेकिन जब उनको ये पता हो कि अब 100% ये चले जाएंगे, लोग ये सोचकर वोट दे देते हैं। लेकिन राना साहब बात वही है, अब वो शैला साहिबा ने जैसे कहा कि मैनेज हो जाते हैं या जो भी हो जाता है, लेकिन ये पॉइंट मेरा रजिस्टर हो गया तो ठीक है ना, स्पेशली सेनेट में के नंबर होने के बावजूद नहीं सक्सेसफुल हो पाते। नहीं, मैं मेरी शैला साहबा से पहले मैं माफी के साथ मेरा रजिस्टर होने दे, जब उनको पता हो कि अब ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ये चले जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा, तो आखिरी धक्का देने के लिए वो तैयार होते हैं कि अब ठीक है। लेकिन अगर उनको पता हो कि सिर्फ लेजिस्लेशन है, कल को इधर बैठे हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, तो नेचुरली आपको पता है साइकी समझते हैं ये भी बैठे हुए हैं पीटीआई के रहनुमा, वो भी राना साहब एक और बात बताएं कि आपने कहा कि जब उनको ये नजर आए कि अब हुकूमत जाने वाली है, तो ये कैसे उनको नजर आता है, कैसे पता चलता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी तक अगर ऑपोजिशन के साथ भी वो 100% नहीं आए तो उनको उस तरीके से ऑपोजिशन के की जो मूवमेंट है उस पर भी यकीन नहीं है ना, वरना तो फिर आप बकौल आपके अभी तक हुकूमत चली गई होती, वो आपके साथ आ गए। बड़ी अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। जो हमारा शुरू से पॉइंट रहा है कि हमें अपने अपने पत्ते जो हैं, कार्ड जो है वो शो करने चाहिए कि हमारे पास ये लोग हैं और वो आए, उनको हम दिखाएं ताकि दूसरों का भी दिल जो है वो ठहरे। तो मैं इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि जी हमें आपस में एक कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए और हमें खोल के बात करनी चाहिए। जिस तरह ये पंजाब गवर्नमेंट की बात करते थे पीपल्स पार्टी वाले कि इधर हम आप यकीन दिलाते हैं कि हमारे पास हैं, आप आगे बढ़े। तो हम जब कहते थे कि जी आप हमें MPs तो बताएं, इतने हमें MPs चाहिए, तो उसमें बात रुक जाती थी। तो यही इकट्ठे हुए हैं कि अगर उनको यकीन हो जाए कि वाकई ये लोग हैं और ये खड़े हैं और खड़े रहेंगे तो फिर लोग साथ देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक एमएनएज और MPs जो अपनी हुकूमत की पॉलिसी से तंग हैं, उनको ये दिखाने के लिए, उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि अब ऑपोजिशन वाकई इकट्ठी है और अब ये हुकूमत को आराम से घर भेज सकते हैं, इस हुकूमत को गिरा सकते हैं और वो लोग इनके साथ आ जाएं, वो राना साहब कह रहे हैं कि इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जो लीडरशिप की मुलाकात हुई है और इस हुकूमत के खिलाफ महाज किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कैसे हुकूमत को घर भेजना है, इन तमाम चीज़ों पर आज वहाँ पर फैसले हुए हैं। शैला साहब, एक सवाल मेरा कि माजी में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP PDM से अलहदा हुए तो उस वक्त बिलावल साहब के ये बयानात आए, ख़ासतौर से नवाज शरीफ साहब को लेकर कि वो शेर बने, बिल्ली भाग जाती है, शेर कभी नहीं भागते, वो वापस आए फिर ही कुछ होगा, वो तो शायद किसी डील की कोशिशों में है। सो क्या आज की इस मीटिंग में इस किस्म की भी कोई बात हुई है कि अगर इस तहरीक ने आगे बढ़ना है, हुकूमत को घर भेजना है, तो नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस बात को मानती हूँ कि दोनों पार्टियां करीब आईं तो अवाम खुश थी और जाहिर है कि अवाम हुकूमत से ना खुश है। ठीक है, हसन खावर साहब ने ये बात तो मान ली कि अवाम को मायूसी हुई इन दोनों के दरमियान दरार आने से। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि मैनेज पे बात की गई, तो क्या आमिर लियाकत ने नहीं बताया कि उन्हें किस तरह से मैनेज करके लाया गया है, तो ये भी गलत नहीं है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन थी है कि हम धरना नहीं दे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। हमारा इकोनॉमिक के सर्वे को देख लें और रिपोर्ट को देख लें, पाकिस्तान का नहीं सिंध का 6ठा नंबर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हमने मुख्तलिफ ममालिक से कर्जे लिए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी को रिजर्वेशन है। दूसरी बात यह कि हम धरने के खिलाफ हैं, हम समझते हैं कि इससे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है कि एक तो पहले इतने मसाइल हैं मुल्क में, फिर हम धरना दे के बैठ जाएं। ये हमारे बातें थी, आज भी हैं। अब जो आपने बात कही तो देखिए हम अपनी जद्दोजहद का लाहे अमल दे चुके हैं। हमने इसमें और किसी से बात नहीं की। हमने एज पीपल्स पार्टी ये डिसाइड किया कि हमारे यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट में महंगाई के खिलाफ मुजाहरा होगा, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा होगा, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में किसानों से यकजहती की जाएगी, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। और शायद ये आज पहला मौका है कि वजीर आजम कश्मीर असेंबली नहीं गए और कहीं और मौजूद है। तो ये हमारी पार्टी अपने ट्रैक पे है। अब अगर नून लीग समझती है, अगर नून लीग ये समझती है, जमहूरियत का हिस्सा है, किसी भी जमात का हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, सड़कों पर आए, जमहूरियत में ऐसा ही होता है। बट मुझे एक बात बताएं कि फिर महंगाई बिल्कुल सही, चले मैं मानती हूँ कि बहुत बुरी पॉलिसीज है हुकूमत की, एक लम्हे को इस पर कोई डिबेट ही नहीं करते, लेकिन फिर वो एहतजाज से सड़कों पर आने से ये हुकूमत तो घर नहीं जाएगी ना। देखिए, हमारा काम है असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज करना और अवाम को ये यकीन दिलाना कि हम आपके मसाइल को समझते हुए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब क्या किया जाए कि वजीर आजम जो ये कहता था कि 200 लोग भी मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं तो मैं छोड़ दूंगा, आज पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। वो जो ये कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्जा नहीं लूंगा, आज कर लेते तो 3 साल होते आवाम खामोश खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। वो $1 अरब जो कि आपके डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए आपको दिए गए हैं, जिससे अवाम की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि और टैक्सेस जो आप अगले महीने और कर रहे हैं उससे और महंगाई होगी और हर हफ्ते आपका महंगाई का बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम यही कर सकते हैं। मैंने कहा कि लश्कर कशी के खिलाफ है, हमारा काम यही है कि हम असेंबली के अंदर और बाहर आवाज बुलंद करें और हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सकी, घर चली जाए। अब तो उन्हें चीन में भी डिप्टी वजीर खारजा ने इस्तकबाल और आइसोलेट कर दिया है कि अपने मुल्क में नहीं माना था। और इसकी वजह भी यही है कि दोनों जमातों को शायद नंबर गेम पूरी ना होने का खदशा हर दौर में रहता ही है। हर दौर से मुराद के जब भी कोई बिल आता है, जब भी इस किस्म के अहम मामला पार्लियामान में आते हैं, तो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो हमने देखा है। लेकिन हसन खावर साहब, राना साहब से भी जितनी बात हुई, शैला साहबा से भी जितनी बात हुई, जो मेरा सवाल पहले भी था कि दिस इज़ लाइक मोर ऑफ एन इलेक्शन कैंपेन फॉर दीज पोलिटिकल पार्टीज। इन तमाम उनका हक है सड़कों पर आए, एहतजाज करें,
हैं बिल्कुल, लेकिन हुकूमत घर उससे लगता नहीं है बज़ाहिर के घर चली जाएगी या हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सो आप लोगों की तरफ से भी, आपसे मुराद आप नहीं लेकिन आपके ज़्यादातर लोग जो विफाक में बैठे हैं, आपके विफाकी वुज़रा जो हैं, वो इस किस्म के गैर ज़रूरी किस्म के बयानात भी दे रहे होते हैं, इतना ज़्यादा एग्जेजरेटेड वर्जन भी दिखा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात अपने बयानात से ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि शायद इतने बयानात तो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी बताने पर नहीं आते। तो आपको नहीं लगता कि ये भी थोड़ा सा बढ़ावा या अहमियत जो है वो दे देता है ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को या इस तहरीक को या तमाम जमातों को? ठीक कह रही हैं, मुझे लग रहा है हमारे बयानात ने इनकी सियासत को ज़िंदा रखा हुआ है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और आपकी बात ठीक है कि इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन का एक नारा है कि इमरान खान से आपकी मुखालफत करनी है और वो मुखालफत भी अलग अलग नहीं हो पा रही, उसके लिए भी इकट्ठे होना पड़ा है और इकट्ठे होकर भी इकट्ठे नहीं हैं। अच्छा, राणा साहब ने जो बात की ना, वो देखें, राणा साहब बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं और उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक की इन प्रिंसिपल कि जब सिंकिंग शिप होता है ना तो लोग उस पर से छलांगे लगाते हैं। इसमें तो कोई इनकार नहीं, हमारे मुल्क की सियासत का ये एक तारीख पहलू है और मैं समझता हूँ कि वो रैट्स होते हैं जो सिंकिंग शिप से छलांगे लगाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जब बिल्स पेश होते हैं असेंबली में, सेनेट के अंदर, इनके अपने जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो तो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, बात ये कर रही है कि जी हुकूमत के अरकान हमसे राब्ते में है। क्या ये वो खुला तजाद नहीं? अपने बंदे तो पूरे कर लें आप, जब बिल हो वो तो उस पर कई दफा कोई कहता है कि जी हमें टेलीफोन कॉल्स आती हैं, कोई कहता है बताया जाता है, आमिर लियाकत कहते हैं वो खुद नहीं आते, लाए जाते हैं। सो ये तो अभी भी प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में भी बात हुई है, जिसको वो मैनेज करना कह रही हैं, वो कह रही हैं ऐसे मैनेज होता है ना, ऐसे उनके लोग आपको वोट कर जाते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि उनके खिलाफ फिर कार्रवाई कर लें। देखिए ना, अगर इतनी हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में ऐसे हो रहा है और उनके अपने लोग ऐसे कर रहे हैं, तो फिर कार्रवाई करें ना। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, यही तो आपको दिखा रहा हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये बातें बैठ के जब सूट करती हैं तो करती हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, ये और कोई इसमें हकीकत नहीं है, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। जब इकट्ठे होना है तो इकट्ठे हो जाएंगे, खाने भी खा लेंगे, जब घसीटना होगा एक दूसरे को सड़कों पर तो तब भी घसीट लेंगे। फिर आज क्योंकि आप इकट्ठे, मैंने आपको कहा है ना, अलग अलग दाल नहीं गाल रही, लेकिन कोई सॉलिड बात नहीं। तो ये सिर्फ आपकी बात सही है कि ये इलेक्शन कैंपेन को रिवाइव करने की ज़रूरत है। और अगर आप समझती हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, शायद हमारे बयानों ने ही इनको, इनकी सियासत को ज़्यादा अहमियत दी है, शायद ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, तो ये खुद ही शोर भी काम। मैं वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही थी, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी कि बहुत अहम चीज़ें हो रही हैं मुल्क में। अभी महंगाई के ऑब्वियसली इश्यूज़ हैं, बात करते हैं, IMF का है, उस पर इतने बयानात हम नहीं देखते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक बार फिर से मुल्क में अफसोसनाक है कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, उस पर शायद इतने बयानात नहीं आते, लेकिन PDM, पीपल्स पार्टी या ये अपोजिशन की जमातों पे तो बेतहाशा बयानात आ रहे होते हैं। राना साहब, आपका कमेंट ज़रा इस पे लेके फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। देखें, जो अभी हसन साहब ने बात की है, मैं एक बात आपको बताऊं कि जो ये सिचुएशन पार्लियामेंट के अंदर की बता रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये फैक्ट है कि लोग इनके साथ नहीं हैं, इनके अपने लोग, टेलीफोन कॉल्स आती हैं, लेजिस्लेशन भी नहीं। और जब इस दफ़ा जब बजट था, मिनी बजट फाइनेंस बिल था, तो बड़े ये बहुत सारे इनके लाइज और कुछ लोग इनके अपने कहते थे हमने वोट नहीं देना, और इनकी पार्टी मीटिंग्स में भी ये बातें हुई और बड़े सीनियर लोगों ने बातें की प्राइम मिनिस्टर के सामने, और वहाँ सारी तलखी भी हुई और बहुत सारी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो जब उनसे पूछा, जब वो हमने देखा कि मामला तो शायद सही डायरेक्शन पे हो गए, जब वोटिंग होनी थी तो 2-4 को तो मैंने पूछा, तो उन्होंने आगे जी हमें फ़ोन आ गया, फिर फ़ोन आ गया। तो इशू ये है कि फिर ये 172 एक तो ये नहीं बताते हैं कि फ़ोन किसके आते हैं, और दूसरा फिर आपके लोग जो गायब होते हैं उनके खिलाफ ये सवाल तो है कि कार्रवाई करें, जस्ट एक्सपोज देम, नेम एंड शेम। किनके फ़ोन आते हैं? मैं आपको बताऊं पहले। शैला साहिबा, आप बताएंगी मुझे अब ब्रेक से वापस आके। जी राना साहब मुकम्मल कर लें। देखिए, जिसको फोन आया था उसने जिसको फोन आया था उसने पब्लिकली कहा कि जो लोग लाते हैं वही लेकर आए मैनेज करके। नहीं, मैं जो बात कर रहा था सादिया बीबी, जी राना साहब, हमारे कुछ लोग नहीं आते तो उनके भी सेनेट में इनके 49
अब इनके 42 आए। अब मुझे बताएं, दिलावर ग्रुप डाल के 42 थे, तो इनके भी तो नहीं ना आए। देखिए, ये पार्टीज में कुछ ना कुछ लोगों के ऐसे मामलात मेंबर्स के होते हैं जो नहीं पहुंच सकते, वो 5-10 होते हैं। वो तो आपके कुछ सेनेटर्स ने और आपके कुछ लोगों ने तो ऑपोजिशन लीडर को, गिलानी साहब को ही मोरद इल्जाम ठहराया। आपके अपने सेनेटर्स भी गायब थे। ये बात हमने ऑब्वियसली भी कही थी और देखी थी, ये मुशाहिदे में आई थी कि सिर्फ और सिर्फ गिलानी साहब नहीं और भी लोग थे, और बाद में पता चला कि आपके अपने लोग भी इसमें उतने ही कसूरवार हैं जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का वहाँ पे मौजूद ना होना था। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की ये जो दोनों अपोजिशन जमातों की लीडरशिप की मीटिंग है, इसमें एक और अहम बात भी कही गई कि हम किसी के सिग्नल के इंतजार में नहीं हैं। ये बात आखिर क्यों की गई? क्योंकि दोनों जमातों का एक दूसरे पर अदम एतमाद रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसे बयानात आए जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मोहम्मद जुबैर की मुलाकातों का एक जिक्र सामने आया और पता चला कि वो मुलाकातें करने जाते हैं, या जरदारी साहब का जब ये बयान आया कि वो हमें बुलाते हैं, हमसे पूछते हैं कि आए हमें बताएं कि कोई फॉर्मूला बैठकर बनाते हैं, मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, और हम उनको कहते हैं कि पहले इस हुकूमत को घर भेजो। तो शैला साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एक दूसरे पर मिसट्रस्ट रहा है, इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट रहा है इस मामले को लेकर के कहीं कोई किसी की पीठ पीछे जाकर कोई डील ना करे, ये अब बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या वाकई इस पर एतमाद है जैसे आज दोनों जमातों के लीडरशिप ने कहा भी है? अच्छा, देखिए, पहले तो एक बात समझ लेना चाहिए कि ऑपोजिशन में जो भी जमातें हैं वो इंतहाई मुख्तलिफ नज़रियात की हामिल हैं। उनके पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि हुकूमत में जो भी हैं उनको जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन बेचारी बहरहाल मजबूर हैं। तो ऑपोजिशन में जो है इस वक्त मिनिमम पॉइंट एजेंडा जो है उस पर ही पहले भी यूनाइट हुई थी, बाकायदा एलामिया लिखा गया था, 26 पॉइंट बनाए गए थे, नहीं हो सका। और अभी भी जो है वो ये बात की गई है कि हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो 27 फरवरी का है, उनका 23 मार्च का है। वो शायद धरना दें, हम धरने पे यकीन नहीं रखते, लेकिन वो तारीखें तब्दील नहीं हो रही। तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, हाँ जी, अभी तक तो अगर वो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो हमारे पास इतने लोग हैं, उन्होंने अपने लोग शेयर किए। कोशिश ये होगी कि एज अपोजिशन ये लोग हम इनको अपने हाथ में रखें, और अगर वो लेकर आना चाहते हैं तो हम सपोर्ट करेंगे। और ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। असल जो है, देखिए, मेरा दोबारा यही कहना है कि ऑपोजिशन मुश्किल ही होता है अगर मुख्तलिफ ख्यालात नज़रियात पे मबनी हो कि वो यूनाइट हो सके मिनिमम एजेंडा पे भी, मिनिमम पॉइंट एजेंडा पे। फिर भी अगर वो हो गए हैं और कोई चीज़ करना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत की कोई एक पॉलिसी ऐसी नहीं है जिस पे ऑपोजिशन की किसी एक पार्टी ने हुकूमत के साथ खड़ा होना गवारा किया हो। असल बात यह है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली दोनों जमातों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हिस्ट्री अगर सामने रख के बात करें तो आज जब से ये मीटिंग हुई है उसके बाद से हसन खाबर साहब, आपके तमाम लोगों ने एक ही बात की कि देखें जी, हमारे तो वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब ने, जब वो वज़ीर आज़म नहीं भी थे तभी कह दिया था कि जब इन पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो ये तमाम चीज़ें भुला कर एक हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। मुझे ये बताएं कि परेशानी तो थोड़ी सी पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट गई तो परेशानी तो वज़ीर आज़म साहब को भी शुरू हो गई थी। उनके बयान से भी ऐसे लग रहा था कि वो भी थोड़ा सा घबरा गए हैं जब उन्होंने कहा था, देखें जी, कोशिश हो रही है एक मुजरिम को वापस लाकर चौथी दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने की। ये कहीं ना कहीं डील की खबरों से घबराहट ऑपोजिशन को नहीं होती, हुकूमत को भी होती है क्या? अच्छा, पहले तो आपने जो बात की ना कि उन्होंने कहा
किसी सिग्नल का पे सिर्फ एक शेर पेश खिदमत करूंगा, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना इस बार अगर एतबार होता। तो ये सारे सिग्नल के इंतजार में ही होती है। खान साहब ने जो बात की थी वो किसी और तनाजुर में की थी, और वो इस तनाजुर में की थी कि आप इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब के लिए कानून एक रखें। अगर एक बड़ा आदमी है, मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, और उसको अदालत किसी जुर्म का मुर्तकब ठहराती है, तो उसके लिए आप कानून में सहूलत क्यों पैदा करते हैं जब गरीब के लिए वो सहूलत मौजूद नहीं है। बाकी रह गई इनके इकट्ठे होने की बात। देखिए जो हेल्दी डेमोक्रेसी, बट हसन साहब आई थिंक वो भी शायद इस कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है ना कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो परफॉर्मेंस की बात कर लें, बाकी चीजें कर लें, बिकॉज ये तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर है, वो जाने, रिव्यू में जाने वाले जाने, तो इसमें फिर वजीर आजम साहब ना भी देते स्टेटमेंट तो बात बन जाती। नहीं सादिया, कुछ चीजें प्रिंसिपल की होती हैं, कुछ चीजें सिर्फ सियासी मुखालफत की नहीं होती, कुछ चीजें प्रिंसिपल की हैं। प्रिंसिपल ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सोसाइटी की रूट्स को डिफाइन करता है। आप ये फैसला कर लें कि आपने गरीब अमीर को नहीं सजा देनी और उसके लिए हर किस्म की सहूलत देनी है, तो फिर फैसला कर लें कि आपने अपने मुआशरे को किस तरफ लेके जाना है। ये बड़ा अहम प्रिंसिपल है, ये आपकी सोसाइटी की बुनियाद को बताता है कि आपकी बुनियाद किस चीज़ पर कायम है। इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो हेल्दी डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें अपोजिशन का काम है थोड़ी बहुत परेशानी देना हुकूमत को, ताकि वो अपनी पॉलिसीज कैलिब्रेट करे। हमारी अपोजिशन की तरह नहीं है कि वो 3.5 साल में ये फैसला ही नहीं कर सके कि उन्होंने क्या करना है, पार्लियामेंट के अंदर मुकाबला करना है या पार्लियामेंट के बाहर करना है। अगर थोड़ी सी परेशानी बल्कि पैदा कर दे तो अच्छा होता है। डेमोक्रेसी इसी तरह चलती है, लेकिन ये नहीं पैदा कर सकी, और ये लोगों को नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन जो है अभी तक ये परेशानी मैंने तो सवाल ही राना साहब से पहले ये किया था कि परेशानी जो है ना बहुत पहले पैदा हो जाती तो अच्छा था। अब तो अगले साल वैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे तो इलेक्शन कैंपेन तो चले हमें नजर आ ही रही है, बट ये भी ठीक है। परेशानी वहां शुरू हो गई, वो घोटकी से आप लोग आ रहे हैं कराची पीटीआई ने। जी ये जो बात कर रहे हैं ठीक है जी राना साहब, थोड़ी वो कह रहे हैं परेशानी दे दें हमें। मैं आपको बताऊं कि जो पीछे 2-3 महीने गुजरे हैं इनके, या महीना डेट स्पेशली, खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि ये 3 महीने हमारे लिए बड़े मुश्किल हैं और ये बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। और इस दिनों में इनका जो रवैया था इनके स्पोक्स पर्सन का, तर्जमानों का, या प्राइम मिनिस्टर का, या उनके वज़रा का, आप मुझे बताएं, आप एज ए एंकर पर्सन के आपने नोट किया कि बेइंतहा ज़्यादा अग्रेसिव और एक घबराहट डाला था, एक खौफ वाला था कि जिस तरह हम जा रहे हैं कुछ हो रहा है, और बार बार मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे थे और बड़े जिम्मेदार जो वज़रा है उनकी तरफ से भी। तो और हमें इनको परेशानी, बल्कि यहाँ तक कहा गया, अगर मैं कहना तो नहीं चाहता, वो कहते शायद ज़हनी दबाव में है। स्टेट बैंक वाला बिल जो है वो सेनेट से मंजूर हो गया तो फिर थोड़ा सुकून मिल गया। नहीं, वो मैं बताऊं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो करवाई, मैं उस पर मेरा ख्याल है टीवी पे तो ज़्यादा बातें नहीं हो सकती कि ना बिल इनके थे, ना इनके मामला थे, कहीं से चले, कहाँ गए, किस तरह हुए। ये तो एक आगे एक रखा हुआ है एक बंदा कि भाई आपके कंधे पे रख के सारा कुछ करना है, तो वो हो रहा है। क्योंकि IMF का ये प्रोग्राम जो है वो ज़रूरत है, जिस तरह की भी ज़रूरत है वो होना था, और उनकी जो कंडीशन थी। हमारा इशू तो ये है कि IMF के प्रोग्राम से हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि जब टाइम था जाने का उस वक्त नहीं गए, जब गए तो ये उस वक्त तक इतने इकोनॉमिकली वल्नरेबल हो चुके थे कि इनकी नेगोशिएट करने की जो पावर थी या उनकी पोजीशन थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, और इनको वो तमाम बातें ऐसा ऐसा माननी पड़ी जो मेरा ख्याल है कभी तारीख में IMF के प्रोग्राम सारे लेते रहे हैं। जिस तरह ये कहते हैं इन्होंने भी लिया, PPP ने भी लिया, फलां ने भी लिया। सही है, तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों की वजह से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके बयान से वज़ीर आज़म साहब की घबराहट जो है वो नजर आई थी माजी में, जब उन्होंने कहा था 3 महीने आम है। I'm so sorry राना साहब, I have run out of time, I have to wind up here। राना तनवीर हुसैन साहब, शैला रजा साहिबा, हसान खाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। That's all for tonight, I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।